प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हरीश चौधरी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है हमारी क्लास से लगातार आज क्लास नंबर 3 है। 3 पढ़ेंगे। 2 क्लासें हमारी कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो आप क्लास देख के सीधे निकलते हो तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि हमें भी कुछ आपकी फीस उसी में जमा होती है। समझ गए? तो आज की क्लास अपनी है 3 नंबर। इसमें प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आज की क्लास में देखेंगे हम। तो चलिए क्लास को ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एक जीवंत रूपरेखा है। इसमें प्रस्तावना, विशेषताएं, संरचनात्मक प्रकृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। यानी प्रस्तावना है, इसमें पूरे संविधान का विश्लेषणात्मक रूप से वर्णन किया गया है। वैसे देखा जाए तो पूरे संविधान को शॉर्ट शब्दों में प्रस्तावना के अंदर इकट्ठा किया गया। समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं आगे। प्रस्तावना, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में पूरे संविधान को इकट्ठा करके रखा गया, इसलिए इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा। चलिए प्रस्तावना में देखते हैं क्या है। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। यह है हमारे संविधान की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को पूर्णतः आपको याद करना होगा, कंप्लीट याद कर लेना ऊपर से नीचे। और देखो संविधान का मूल आदर्श बताया गया है कि हम भारत के लोग, यानी जितने भी भारत के लोग हैं वो एक है और हम भारत के लोग, यही इसका ध्येय वाक्य दिया गया। इसमें प्रस्तावना के अंदर समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अच्छा, इसमें 3 प्रकार के न्याय बताए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाता है, प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अच्छा, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, कुल कितनी होगी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में कही गई है। अच्छा, स्वतंत्रता हो गई 5 और न्याय हो गए 3। समता, 2 प्रकार की समता की बात कही गई है। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रस्तावना में कुल 2 प्रकार की समता बताई गई है। ठीक है। समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, 3 प्रकार की बंधुता बताई गई है।
कौन कौन सी सब इसमें? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, 3 प्रकार की बंधुता की बात कही गई है। ठीक है, आगे प्रस्तावना में आप याद रखना इसके लागू होने की, पारित होने की और या लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 और हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये चीज याद रखना, हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार हुई है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को, और तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे देखते हैं इसमें सामाजिक राजनीतिक न्याय क्या है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, इससे संबंधित देखते हैं आगे। चलिए, हाँ कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली या जन्म पत्री किसने कहा है? तो के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म पत्री या कुंडली कहा है। ठीक है, अगला कथन, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, ये किसने कहा है? N.A. पालखीवाला, N.A. पालखीवाला नाम का व्यक्ति, उसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट पेज में अपने, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। ये प्रस्तावना मैंने आपको पहले पेज में दे दी है, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आदि दी हुई है। यहाँ देखते हैं प्राधिकार हम, हाँ प्रस्तावना में प्राधिकार का स्रोत, हम भारत के लोग संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना में पहली हेडिंग आती है हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता में उसका प्राधिकार निहित है प्रस्तावना। और यही बात यहां कही है कि प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, यही इसका प्राधिकारिक स्रोत भारत की संपूर्ण जनता में निहित है। अंगीकृत तिथि, प्रस्तावना किस दिन लागू हुई? 26 नवंबर 1949। हिंदी कैलेंडर में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, हमने पीछे देखा था, विक्रम संवत 2006। चलिए आगे, हाँ प्रस्तावना में हमने देखा संप्रभुता संपन्न। ये संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता ये होती है जैसे किसी देश में आंतरिक या बाहरी किसी भी प्रकार का समझौता करना हो, सीमा क्षेत्र में विस्तार, नाम परिवर्तन संबंधित किसी भी प्रकार का हो, तो उसमें उसको स्वयं को निर्णय लेना होता है, और वो स्वयं का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उसको किसी बाहरी कंट्री या देश की जरूरत नहीं होती। उसी संपन्न राष्ट्र को संप्रभुता संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। इसमें देखते हैं भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी भी विदेशी शक्ति का गुलाम नहीं है। यदि भारत अपनी सीमा क्षेत्र के भीतर किसी अलग राज्य की स्थापना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहे तो उससे किसी अदर देश से किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। वो पूर्णतः स्वतंत्र है और अपने हिसाब से वो किसी भी राज्य का नाम चेंज, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद, अलग अलग गुट होते हैं, मार्क्सवादी ग्रुप हुआ, गांधीवादी हुआ, उन सभी में सामाजिक और आर्थिक समानता मिली जुली होती है। कुछ काम मार्क्सवादी संगठन हो गया, कुछ काम गांधीवादी संगठन का हो गया, वो दोनों आपस में मिली जुली भगत से किए गए काम
उसके अंदर आते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। न समाजवाद और ना आतंकवाद, इससे संबंधित मिली जुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को समान रूप से समान दिया जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, जैसे अपने भारत एक है, भारत के अंदर अलग अलग राज्य, उन राज्यों का कोई विशेष धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान मानता है, किसी के साथ किसी धर्म को ये नहीं कह सकते कि आपका धर्म नीचे है, आपका ऊपर है। तो संपूर्ण राज्यों का एक ही धर्म मानता है, इसीलिए संपूर्ण धर्म को पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता है, पूरे देश के अंदर सभी धर्मों को समानता दी जाती है। अच्छा, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक राज्य या राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। एक होता है वंशानुगति, जिसमें एक वंश से दूसरे वंश, शासक कोई राजा महाराजा है वो शासन कर रहा है, तो राजा के बाद उसका बड़ा पुत्र बनेगा, वो शासन करेगा, उसके बाद उसका पुत्र शासन करेगा, उससे पूर्णतः स्वतंत्र होता है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन। हम देखते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन में हम सभी भारत की जनता मिलकर वोट देते हैं निर्वाचन में, फिर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे राष्ट्र के प्रमुख, राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, उनका निर्वाचन करते हैं। तो हमारी इच्छा के अनुसार निर्वाचन के तहत ही उनका पद निश्चित किया जाता है। तो यही बात लोकतांत्रिक होती है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन होता है लोकतांत्रिक में, न कि कोई वंशानुगति के अनुसार। गणराज्य, राज्य का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि ब्रिटेन की तरह वंशानुगत। गणराज्य का मतलब कोई व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख हो गया, जैसे राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति हो गया, राज्य का प्रमुख राज्यपाल हो गया, तो इनका निर्वाचन किया जाएगा, नहीं कि वो वंशानुगत उनको नियुक्त किया जाता है और निर्वाचन करके। तो वो होता है गणराज्य, ताकि स्पेशल उनका चुनाव करके उनको पद को निर्धारित किया जाए। 42वां संविधान संशोधन, यहाँ संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कुछ बातें और ऐड की गई अलग से, और 44वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन ये 1976 सॉरी 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान की प्रस्तावना में से कुछ चीजें जिनका प्रस्तावना में कोई महत्व नहीं था उनको हटा भी दिया गया, कुछ नई चीजें ऐड की गई, जिनकी आवश्यकता देखी गई उनको 42वां 44वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए, प्रीमेबल में 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 1976 में, याद रखना है। अब तक केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अच्छा, आपसे पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुए, तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कुल एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक ही बार संशोधन हुआ है। अच्छा, संशोधन क्या होता है? संशोधन होता है जैसे भारत की संविधान सभा है, संसद है, उसमें कुछ चीज नई चीज जोड़ने के लिए या ऐड करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा सहमति जताते हुए उसको जोड़ने के लिए विधेयक पारित किया जाता है। विधेयक पारित किया जाता है, लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है,
राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर सहमति देते ही एक विधेयक होता है वो अधिनियम बन जाता है, और अधिनियम बनने के बाद वो अलग से भारतीय संविधान के तहत मेंशन करके लिखा जाता है कि ये इस क्रम का कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, और इसके तहत भारतीय संविधान में ये नई चीज जोड़ी जा रही है या ये चीज हटाई जा रही है, उससे संबंधित संविधान संशोधन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें निर्वाचन का अधिकार सीधा जनता को दिया जाता है। जैसे हम लोग विधायक, एमपी का चुनाव, एमएलए, एमपी के चुनाव में वोट देते हैं, तो हम जो वोट देने जाते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए लोग विधायक, सांसद होते हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई जाती है, वो होते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में हमारे द्वारा चुने गए लोग भाग लेते हैं, न कि डायरेक्ट भारत की संपूर्ण जनता। प्रत्यक्ष में वही बात कही गई है, लोग अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करते हैं, यानी हम सीधा अपना वोट डालते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रतिनिधि, इसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने वोट का प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे भारत में सांसदों तथा विधायकों का निर्वाचन सीधे भारत की जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया परिपर्चा, पहल, प्रत्यावर्तन यानी वापस बुलाना, या जनमत संग्रह। अच्छा, ये क्या चीज होती है भैया? परिपर्चा होती है, मैं वोट देने जा रहा हूं तो पक्ष या विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार मेरी इच्छा के अनुसार मेरे को मेरा वोट डालने का अधिकार है, तो मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम इस पक्ष में वोट डालो या इस पक्ष में। यानी मेरी स्वतंत्र इच्छा है, जहां मैं चाहूं उस पक्ष को मेरा वोट देने का मुझे अधिकार है, वो होती है परिपर्चा। प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना, कोई निर्वाचन करवाया जा रहा है, हमने जिसके पक्ष में वोट दे दिया, एक जैसे वोट देते हैं तो दो अलग अलग पार्टी होती है, उनके बीच में एक होता है निर्दलीय, वो भी अलग से होता है, एक अन्य का कॉलम होता है। जैसे हमारा वोट हम ना तो पक्ष को दे और ना विपक्ष को दे, और हम अदर में डाल देते हैं, तो वो हो गया अपना वोट वापस लेना, यानी किसी के पक्ष में अपना मत नहीं है। पहल और जनमत संग्रह, जनमत संग्रह किसी भी चीज के बारे में कुछ सहमति जताने के लिए बैठक, एक प्रकार की बैठक मानो, उसमें जनता की राय ली जाती है कि आप अपना निर्णय किसके पक्ष में देना चाहोगे, तो वो होता है जनमत संग्रह। चलिए आगे देखते हैं। न्याय, मैंने बताया प्रस्तावना के अंदर कितने न्याय है, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो उसमें पहला न्याय था सामाजिक, इसमें जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह बात कही गई है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अदर नागरिक के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो वो एक अलग से प्रस्तावना में सामाजिक न्याय दिया गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति, तो ऊपर की जात का है, तो नीचे की जात का है, इस प्रकार की भारत के अंदर कोई भी प्रकार का धर्म या जाति या लिंग से संबंधित कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक,
आर्थिक न्याय में क्या होता है? आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं, जैसे संपदा व आय की असमानता दूर करना। अच्छा, आर्टिकल 39 में एक बात कही है कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी। यदि कोई व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, जाति धर्म लिंग अलग अलग है उनका, और यदि वो समान समय के लिए समान कार्य कर रहे, तो उनकी आय में किसी प्रकार की असमानता नहीं की जाएगी। समान कार्य के लिए समान समय के लिए समान कार्य कर रहे हैं वो, तो उनकी आय में किसी प्रकार की असमानता नहीं की जाएगी। ये हो गया आर्थिक। आर्थिक स्थिति से संबंधित किसी प्रकार की असमानता नहीं की जाएगी। राजनीतिक, राजनीतिक न्याय में क्या है? समान राजनीतिक अधिकार व सरकार तक पहुंचने का अधिकार। जिस व्यक्ति के पास में जितनी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना पद ले सकता है। वो उसको राजनीतिक मामलों में न्याय के तहत कोई स्पेशल जो आप उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसके तहत उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उस पद तक पहुंचने का अधिकार है। उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, उसकी शिक्षा से संबंधित, उसके क्षेत्र से संबंधित उस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा उदाहरण देखा जाए तो अभी हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी समुदाय से भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला है। भारत यानी पिछड़े वर्ग से, आदिवासी समुदाय से भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला है वो। आगे देख, 1917 में एक रूसी क्रांति हुई थी। उसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के जरिए सुरक्षित किए गए। 1917 में एक रूस में क्रांति हुई थी, उसको रूसी क्रांति बोला जाता है। उसमें यह निर्धारित किया गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, यानी किसी राष्ट्र की आम जनता में उनके कुछ अलग से अधिकार होने चाहिए, जो जनता को अपने स्वतंत्रता का निर्धारण करवाए, जिसमें अलग से अधिकार हो, जिसका वो प्रयोग करे तो उसको किसी प्रकार की सजा या दंड नहीं दिया जाए। तो उससे संबंधित मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये बात मैंने आपको पहले दिन बताई। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ठीक है। और मूल संविधान में जिस समय 1949 में 26 नवंबर को एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से 15 अनुच्छेद 26 नवंबर के 15 आर्टिकल्स 26 नवंबर के दिन ही उन्होंने लागू कर दिए। 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में देखते हैं प्रस्तावना मूल संविधान में एक ही थी और वर्तमान में एक ही है। और प्रस्तावना में वर्तमान में 470 अनुच्छेद, वैसे देखा जाए तो 395 ये अनुच्छेद, लेकिन उसके अंदर भाग क, ख, भाग ए, बी इस प्रकार से जोड़ के संविधान संशोधन के तहत कुछ चीजें ऐड करते करते इनकी संख्या 470 तक पहुंच गई। भाग देखा जाए तो भाग 25, मूल संविधान की तरह भाग 22 ही है, वही भाग में सिस्टम है। भाग ए, भाग बी, जैसे मूल कर्तव्य की बात की जाए तो भाग 4 क, 4 अलग हो गए और 4 क अलग जोड़ दिया गया, समझ गए। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कुल 12 अनुसूची और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा लगभग 60 देशों, ये याद रखना, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय
60 अलग अलग देशों का, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया ताकि कहीं से कुछ ग्रहण किया जा सके। और उसी प्रकार 60 देशों के अलग अलग संविधान से किसी कंट्री से मौलिक अधिकार, कहीं से मूल कर्तव्य, कहीं से संविधान संशोधन, इस प्रकार लेते लेते भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसीलिए भारतीय संविधान को, आपको पता है क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान को उधार का थैला इसीलिए कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि उसमें 60 अलग अलग कंट्री से कहीं से कुछ प्राप्त करके संविधान सभा का गठन किया गया था। इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। आगे देखते हैं कठोर। अच्छा, एक देखते हैं संविधान किसी कंट्री का कठोर होता है, किसी का लचीला होता है और किसी का मिश्रण होता है। ये अलग अलग संविधान के प्रकार होते हैं। कठोर संविधान, कठोर संविधान के तहत संशोधन करना अत्यंत कठिन, विशेष प्रक्रिया के तहत होता है, यानी अत्यंत कठिन होता है। जिस कंट्री के संविधान कठोर होता है उसके तहत संशोधन करना बहुत कठिन होता है। संशोधन, उसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत मौजूदा जनता का, मौजूदा जनता का 2/3 बहुमत से जिस भी संशोधन या विधेयक को पारित करवाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता हो, उसको विशेष बहुमत बोलते हैं। साधारण बहुमत में 1/2 की आवश्यकता, यानी 50%। जैसे किसी संसद की बैठक में कोई संशोधन करना है, बहुमत लाना है, तो उसमें साधारण बहुमत लाने के लिए 100 सदस्य बैठे, उनमें से 50 लोगों को बहुमत, 51 आते ही उसके पक्ष में निर्णय ले लिया जाता है। इसी प्रकार लचीला, संसद द्वारा साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मैंने आपको बताया अभी 1/2। यदि किसी बैठक में 100 सदस्य, उनमें से 50-50 का डिसीजन ले लिया उन्होंने, जैसे 51वां सदस्य जिस पक्ष में अपना बहुमत करेगा तो पूरा निर्णय उसी के पक्ष में निर्धारित कर दिया जाएगा। वो होता है साधारण बहुमत 1/2। लचीला क्या होता है? मिश्रण। भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, यानी भारतीय संविधान के तहत विशेष बहुमत की भी तो बात कही गई और साधारण बहुमत की भी कही गई। कुछ जगह पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत करवा लिया जाता है, और कुछ संशोधन या परिवर्तन करवाने के लिए साधारण बहुमत से ही हो जाता है, तो साधारण बहुमत से हो जाता है। इसी प्रकार भारत में मताधिकार, वयस्क मताधिकार, भारत के तहत मत देने का अधिकार अपना एक स्वतंत्र अधिकार होता है। ये जो जनता भागती है ना, कांग्रेस को दो और बीजेपी को दो, मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, सरकार किसी की नहीं है। और वैसे देखा जाए तो सभी के लिए सरकार होती है। आप जिस उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत दोगे, वो जीत गया तो भी जो सरकार के द्वारा निर्धारित कानून है उसमें, उसके अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। और आप जिस पक्ष में दोगे वो हार गया तो ही आपके लिए वही कानून लागू रहेंगे, और जिस पक्ष में उसमें जीत होगी तो ही आपके लिए वही कानून या नियम लागू रहेंगे। तो वैसे मताधिकार ये है कि अपना मत अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र अपना मत जिसके पक्ष में देना चाहो उसको दो। आप पर कोई प्रकार का दबाव नहीं है कि हमारा मत किसको दिया जाए। संसदीय शासन प्रणाली में हर वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में आयु घटाई गई थी। अच्छा, भारत में मत देने के लिए उम्र पहले 21 वर्ष थी। अपना वोट देने के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई, जिसको
61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, वर्तमान में मतदान करने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष की गई। 18 वर्ष का कोई भी भारत का व्यक्ति अपना वोट स्वतंत्र मतदान करने के लिए स्वतंत्र है। वो अच्छा, एकल नागरिकता, संसदीय सरकार और एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंधित देखते हैं। एकल नागरिकता, भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा, प्रांत का नहीं। अमेरिकी संविधान की दोहरी नागरिकता के विपरीत है। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है? एकल नागरिकता है जैसे भारत के अंदर अलग अलग राज्य है, राज्यों के लोग है, वो किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो उनको पूछा जाता है कि आप कहां से हो, तो हम जाके बोलते हैं इंडिया से, वो हो गई एकल नागरिकता। हम भारत के तहत, हम भारत के लोग सभी एक है, समझ गए। इसी प्रकार एकल नागरिकता मतलब होता है भारत के नागरिक केवल एकल नागरिक है। अमेरिका में हर अलग अलग स्टेट के तहत, राज्य के तहत हर व्यक्ति को अपने अलग अलग अधिकार होने के नाते वहां की नागरिकता दोहरी नागरिकता। संसदीय सरकार, वेस्टमिंस्टर मॉडल ब्रिटेन पर आधारित वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये एक ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर मॉडल चलता था। इसके आधार पर वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के पास होती है। यानी भारत के संविधान के तहत जो वास्तविक पावर होती है ना, वो भारत की जनता के पास ही, उनके द्वारा ही किसी भी पद के लिए मंत्रिपरिषद हो गई, प्रधानमंत्री होगी, उनके निर्वाचन जनता की सहमति से उनके पक्ष में निर्वाचन करवाया जाता है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाने के स्पष्ट प्रावधान, सरकार का कोई दबाव नहीं होता उसमें। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यदि भारत में किसी भी पद के लिए कोई उच्च पद का पदाधिकारी होता है और वो अपने पद का इस्तेमाल किसी गलत कार्य के लिए कर रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। किसी के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, किसी को पद से हटाने के लिए सभी के लिए अलग अलग नियम है। तो ये कहा गया कि वो ये नहीं है वो अपने पद पर रहते हुए अपने पद का गलत दुरुपयोग करे। यदि वो किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करता है अपने पद का, तो आप न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाने के लिए स्पष्ट प्रावधान निर्धारित किए गए, उसके तहत उसको पद से हटा सकते हैं। एकात्मक और संघात्मक, एकात्मक राष्ट्र क्या होता है, संघात्मक क्या होता है? एकात्मक में यह विशेषता होती है, देखो, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होता है। यदि कोई किसी चीज के बारे में निर्णय लेना है और उसमें राज्य का अलग निर्णय और राष्ट्र का अलग निर्णय, तो उस जगह पर राष्ट्र का यानी केंद्र का निर्णय सर्वमान्य होगा, केंद्र का निर्णय माना जाएगा। केंद्र द्वारा राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किसी भी राज्य में नाम में, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। वो अपने सीमा क्षेत्र को किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में विस्तार कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, उसको स्वतंत्रता है। एकल नागरिकता है राज्य में राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य में आपदा या आपातकालीन स्थिति के कारण राज्य के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो उस समय उस राज्य का शासन सीधा केंद्र के नियंत्रण में चला जाता है और केंद्र के नियंत्रण में फिर उस राज्य के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की शक्ति केंद्र के पास होती है। यही बात है, एकल नागरिकता और राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय
उसको निर्णय लेने का अधिकार केंद्र के पास होता है। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप, ये मैंने बता दिया, आपात स्थिति के अंदर केंद्र को निर्णय लेने का अधिकार होता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, तो उनका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था व संविधान संशोधन का अधिकार मुख्य रूप से केंद्र के पास होता है। यदि किसी प्रकार का संशोधन, संविधान में संशोधन को लेकर के कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी रहती है। संघात्मक में क्या होता है? लिखित संविधान एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, कारण कि एकात्मक लक्षण होता है, उसमें सिर्फ केंद्र के पास पावर ज्यादा होती है, तो केंद्र को किसी भी राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। संघात्मक में संविधान संशोधन करने के लिए जटिल प्रक्रिया इसलिए होती है कि संघात्मक में राज्य अपना अलग निर्णय देता है और राष्ट्र अपना अलग निर्णय देता है, केंद्र। तो उन दोनों की सहमति होने पर ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, कुछ शक्तियां होती है उसका केवल संघ ही उपयोग कर सकते हैं और कुछ शक्तियों का राज्य को स्पेशल शक्तियां दी जाती है, उसमें उन शक्तियों का उपयोग राज्य कर सकता है। केंद्र तथा राज्यों में प्रत्येक सरकारें, केंद्र की सरकार अलग, राज्य की सरकार अलग, तो दोनों के अंदर अलग अलग उनको अधिकार अपनी पद के अनुसार से। संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रकृति, अंतिम निष्कर्ष, सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, भारतीय संविधान को कोई बताता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है, कोई एकात्मक, कोई मिश्रित, उसके पक्ष में कुछ निर्णय लिए गए थे। इसमें एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामला, ये 1994 में आया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान, ठीक है। और राज मन्नार समिति 1969 में, और सरकारिया आयोग आया एक 1983 ने, इसमें परिसंघीय माना। संविधान के संबंध में कोई संघात्मक, कोई एकात्मक, तो उसके संबंध में ये निर्णय लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। इसमें कहा गया, न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक है, और ये दो समितियां की गई, इसमें राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग समिति, इसके तहत भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान माना गया। भारतीय संविधान संघात्मकता एवं एकात्मकता दोनों का मिश्रण किसने कहा? डी बसु। डी बसु नाम का एक आदमी था, उसने यह कहा कि भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मकता दोनों का मिश्रण है। ये डी बसु द्वारा कहा गया। संविधान सभा या संविधान के बारे में कुछ लोगों का अलग अलग मत दिए गए, अलग अलग निर्णय लिया गया। इसमें कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान भी बुरा बन जाएगा। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने यह बात कही कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे तो संविधान भी बुरा बन जाएगा। एक आइवर जेनिंग्स नाम का व्यक्ति था, उसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। ये कुछ अलग अलग लोगों के मत दिए गए थे, कथन है उनके द्वारा किए गए। इन कथनों में से सीधा क्वेश्चन आता है आजकल, आइवर जेनिंग्स द्वारा वकीलों का स्वर्ग कहा गया। इसमें एक विंस्टन चर्चिल नाम का व्यक्ति था, उसका कथन है कि भारतीय संविधान सभा एक जाति की संस्था है। भारतीय संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने बताया? विंस्टन चर्चिल ने।
वकीलों का संग्रह किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। और संविधान, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो ये बुरा बन जाएगा, ये किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने। चलिए आगे एक दो चीज नोट करिए आप। ये लिखो, संविधान को लिखा किसने? संविधान लिखा, ये लिखो, प्रेम बिहारी रायजादा। भारतीय संविधान को लिखने में सर्वप्रथम उसको पहले अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, तो उसको लिखा किसने? प्रेम बिहारी रायजादा ने। और उसका हिंदी संस्करण लिखा, हिंदी संस्करण लिखा बसंत कर्षण है। बसंत कर्षण, बसंत कर्षण वेद, इसके द्वारा भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा गया। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना, ताकि हमें आगे से आगे आपका लाइक शेयर कमेंट देख के ही उत्साहित होते हैं हम तो आगे की क्लास के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में 4 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।